जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल ए टू जेड वाला पे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स चैप्टर 1। और ये सारे चैप्टर जो होंगे वो हमारे कुमार मित्तल की बुक से रिलेटेड होंगे। बाकी आप चैप्टर्स पे मत जाइएगा, आप टॉपिक पे जाइएगा कि जो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं वो आपके टॉपिक से किस चैप्टर से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो है वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, जिसमें हम लोग ये बात करने वाले हैं कि सबसे पहले वैद्युत आवेश क्या होता है। और ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये क्लास 12th की फिजिक्स है। ठीक है, आज से हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स की स्टार्टिंग करते हैं और आज ये पहला वीडियो आपके सामने आने वाला है, जिसको आप पूरा वीडियो वॉच करें क्योंकि यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। और यहाँ से आपको एक ऐसा नॉलेज मिलेगा जो आपको आगे आने वाले कई सारे एग्जाम्स में जो है आपके काम आने वाली चीजें होंगी यहाँ से। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि आपको पूरा का पूरा वीडियो देखना है और हर एक चीज बारीक से समझना है। जो हो सकता है आपके माइंड में हम फिट कर दें, और कोशिश यही रहेगी कि आपके दिमाग में उसको घुसेड़ के ही रखेंगे हम। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना? तो आप अपनी हिम्मत दिखाइएगा, हम आपको पूरी हिम्मत के साथ पूरे तजुर्बे के साथ आपके अंदर वो चीज बिठाने की कोशिश करेंगे। बस खाली आप किस चीज पे जाना है, आपको शब्दों पे जाना है कि हमारे शब्द क्या हैं, हमने जो आपको बताया वो क्या चीज है, बस इस पे जाना है और एक्स्ट्रा चीजों पे नहीं जाना है। ठीक है, तो पूरा वीडियो जरूर वॉच करें। तो सबसे पहले हम लोग फिजिक्स चैप्टर 1 में जो हम बात करने वाले हैं वो हमारा चैप्टर है, चैप्टर का नाम लिख लेते हैं। सबसे पहले तो हमारा चैप्टर है वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। ठीक, वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र यानी हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स की, जिसमें सबसे पहला जो टॉपिक होने वाला है आज वो ये कि वैद्युत आवेश क्या होता है। सबसे पहली जो बात करने वाले हैं वैद्युत आवेश क्या होता है, और वैद्युत आवेश को पूरी तरीके से आज यहाँ पे इसका पोस्टमार्टम करने वाले हैं, यानी हर एक चीज इसकी आपको बताने वाले हैं। अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है यानी विद्युत आवेश क्या होता है, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि विद्युत आवेश जो है वो वास्तव में कैसे आया और कैसे किन वैज्ञानिकों ने इसको देखा। तो सबसे पहले देखो, एक बहुत पहले कोई एक दार्शनिक हुआ करते थे, एक वैज्ञानिक हुआ करते थे, दार्शनिक हुआ करते थे पहले। ठीक है, और उन्होंने जो दार्शनिक थे वैद्युत आवेश को उन्होंने देखा, एक आबनूस की क्षण थी। ठीक है, आबनूस की क्षण को उठाया और उस आबनूस की क्षण पे, इस इलेक्ट्रिक चार्ज को उन्होंने देखा, एक आबनूस की क्षण को उठाया और उस आबनूस की क्षण पे उठा के उन्होंने उस पे जो है क्या किया, उस पे आबनूस की क्षण पे कुछ एक्सपेरिमेंट किए। और आबनूस की क्षण पे जैसे एक्सपेरिमेंट किया तो वहां से उन्होंने कुछ निकाला कि ये कोई चीजों को आकर्षित करता है, और वो दार्शनिक थेल्स थे। ठीक है, बाकी कुछ समय बीत गया और काफी दिन बाद वो बात वहीं पे उसको खत्म कर दी जाती है, और खत्म करने के कुछ दिनों के बाद ही एक हमारे वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम था गिलबर्ट। ठीक है, जिनका नाम था गिलबर्ट, याद रखना गिलबर्ट। इसके पहले किसका नाम बताया आपको? थेल्स का। थोड़ा सा हिस्ट्री पे जाएंगे, ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि हिस्ट्री से हमारा कोई मतलब नहीं है, हिस्ट्री की बातें हो जाती हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज यानी थेल्स नाम के वैज्ञानिक बहुत पहले आए, उन्होंने क्या किया, इस इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कुछ जानकारी दी, आबनूस की एक क्षण ली। ये एक पीला पदार्थ होता है और उस पर थोड़ा सा उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, कहा ये कुछ चीजों को अपनी तरफ खींच रहा है। फिर वो बात वहीं पे खत्म हो गई, और ये लगभग 2500 ईसा पूर्व की बात है। अब बात ये आई कि देखो 2500 वर्षों के पहले, उसके बाद 1600 ईस्वी के बाद 1600 के आसपास उन्होंने क्या देखा, गिलबर्ट नाम के एक वैज्ञानिक है, उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट किया, कई सारे रेशम के कपड़ों को कांच पे रगड़ा, आपने उसकी क्षण को फिर से रगड़ा, और वहां पे उन्होंने देखा कि ये एक ऐसा गुण उत्पन्न हो गया जिससे ये दूसरी चीजों को भी आकर्षित कर रहा है। तो हम यहीं से ये परिभाषा बनाते हैं। ठीक है, इतनी बात को तो हम ऐसे दिमाग में बसा लेते हैं, बात को खत्म करते हैं। हाँ, परिभाषा ये बना लेते हैं। देखिए, परिभाषा ये बना लेते हैं भैया, एक मिनट। हाँ, परिभाषा हम ये बना लेते हैं कि जो वैद्युत आवेश आपका है, वैद्युत आवेश क्या है, वैद्युत आवेश, परिभाषा को ध्यान से देखना, वैद्युत आवेश किसी किसी पदार्थ या वस्तु, किसी पदार्थ का वह गुण है, वह गुण है जिसकी जिसकी उपस्थिति जिसकी उपस्थिति से वह पदार्थ आकर्षण, या सीधा लिखते हैं उपस्थिति से पदार्थ वैद्युत वैद्युत बल का अनुभव करता है,
अनुभव करता है। ठीक, परिभाषा समझ गए होंगे कि वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिससे क्या होता है, जिससे उसकी उपस्थिति में, यानी अगर वैद्युत आवेश उस पदार्थ पे उपस्थित है, उस वस्तु पे उपस्थित है, तो क्या हो जाएगा, वो पदार्थ वैद्युतमय हो जाएगा। ठीक है, और वो किसी दूसरी वस्तु पे अपना एक बल लगा सकता है। बात समझ गए। दूसरी बात यहीं से, अब जो वैद्युत आवेश है, ये जो वैद्युत आवेश है, ये तो एक सिंपल सी बात हो गई। वैद्युत आवेश को उत्पन्न करने के लिए वैद्युत आवेश जो होता है उसको कैसे उत्पन्न किया जा सकता है, कुछ कुल मिला के ये कि वैद्युत आवेश अगर हमें कहीं पे प्रदर्शित करना है कि भैया यहाँ चार्ज है, तो ऐसे स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के, देखो ये भी परिभाषा हमारी बन सकती है कि इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से उत्पन्न होने वाला होने वाला गुण क्या कहलाता है, होने वाला गुण वैद्युत आवेश कहलाता है। वैद्युत आवेश कहलाता है। बात समझ गए, वैद्युत आवेश कहलाता है, यानी इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से उत्पन्न होने वाला गुण वैद्युत आवेश है। ये बात भी आपके अपने दिमाग में पूरी तरीके से चली गई होगी। ठीक है, आगे अगर बात करें भैया, आगे अगर बात करें कि जो वैद्युत आवेश होता है इसको काहे से प्रदर्शित करते हैं, इसको प्रदर्शित हम लोग करते हैं भैया क्यू से। क्यू से, छोटा वाला क्यू भी हो सकता है, बड़ा वाला क्यू भी हो सकता है, तो हम लोग इसको क्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, वैद्युत आवेश को काहे से प्रदर्शित किया जाता है, क्यू से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, क्यू से, और यहीं पे हम इसका सूत्र लिख लें अगर, तो क्यू बराबर आई टी। ठीक, क्यू बराबर आई टी इसका सूत्र होता है, यानी आई वैद्युत धारा होता है। अगर हम इसके मात्रक की बात करें, इसका मात्रक क्या होता है, तो देखो इसका मात्रक, इसका मात्रक वैद्युत आवेश का मात्रक, वैद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम होता है। ठीक, इसका मात्रक कूलाम होता है, और एक एक कूलाम की वैल्यू, एक कूलाम, एक कूलाम की जो वैल्यू है वो एक एक एम्पियर, एक एम्पियर सेकेंड होती, एक एम्पियर सेकेंड होती, एक कूलाम की वैल्यू एक एम्पियर सेकेंड होती है। ये बात भी समझ गए होंगे कि एक एम्पियर सेकेंड इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, आगे बात करें अगर वैद्युत आवेश होता कितने प्रकार का है, तो वैद्युत आवेश होता है भैया दो प्रकार का। कौन कौन सा, तो एक होता है धनावेश, एक क्या होता है धनावेश, तो धनावेश, और एक कौन सा होता है, एक कौन सा होता है ऋणावेश, ऋणावेश। और वैद्युत आवेश के प्रकारों को बताया किसने, एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन। ठीक, फ्रैंकलिन ने धनावेश और ऋणावेश यानी आवेशों के प्रकारों के बारे में बताया। तो आपको याद रखना है वैद्युत आवेश दो प्रकार का, कौन कौन सा, धनावेश और ऋणावेश। ठीक है, अब इसको जल्दी से नोट करते हैं, उसको मिटाते हैं। ठीक, और हाँ, अब आगे की बात क्या करते हैं कि जो धनावेश है, देखो अभी हमने पढ़ा कि दो प्रकार का आवेश, एक धनावेश होता है और एक कौन सा होता है, ऋणावेश होता है, ऋणावेश होता है। अब जानकारी के लिए आपको बता देता हूं, जो धनावेश होता है ये इलेक्ट्रॉनों की कमी से उत्पन्न होता है। अगर इलेक्ट्रॉन कहीं किसी वस्तु पे, किसी पदार्थ पे कम हो जाए, वहां धनावेश। ऋणावेश कब उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता से उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता से उत्पन्न होता है। ठीक है, धनावेश कब उत्पन्न होगा, इलेक्ट्रॉनों की कमी से, और ऋणावेश कब उत्पन्न होगा, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता से। जब इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाएंगे तब धनावेश उत्पन्न हो जाएगा, ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया धनावेश, ये इलेक्ट्रॉन की कमी, और ऋणावेश ये इलेक्ट्रॉन की अधिकता। अब कोई जो दो चीजें आपस में अगर रगड़ी जाए, तो रगड़ने पे इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन इस पे स्थानांतरित हो जाते हैं, और इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण का मतलब कि इस वस्तु पे क्या हो गया, इस वस्तु पे आपका धनावेश हो गया पॉजिटिव चार्ज, और इस पे क्या हो गया ऋण, जिस पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे वहां क्या हो जाएगा ऋणावेश। बात समझ रहे हैं, तो इस चीज को भी आपको समझना है। बाकी अगर हम बात करें कि जो आपका वैद्युत आवेश होता है, वैद्युत आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है, देखो ये भी बात कर लेते हैं। वैद्युत आवेश का विमीय सूत्र, तो विमीय सूत्र इसका होता है ए टी। ठीक, ए टी इसका विमीय सूत्र होता है।
अब अगर यहीं से इस चीज को आप फटाफट, जितनी भी बातें आपके दिमाग में आई हैं, उन जितनी बातें आपको बताई हैं, वो सारी की सारी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। जल्दी से आगे हम लोग इसकी परिभाषा, इसको साफ करने के बाद परिभाषा हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो हमारा कूलाम होगा। ये एक कूलाम की परिभाषा क्या होगी, याद रहे इस बार कुछ ऐसी ही परिभाषाएं पेपर में आई थी जो आपको कंफ्यूज करके रख गई 2024 के इस एग्जाम में, ठीक है, सॉरी 23 के एग्जाम में, 23-24 वाला जो वैसे भी निकला है। तो आप आगे जो 24-25, यानी एग्जाम आपका 25 में होगा ना, हाँ ये 24 में हुआ था, तो 24 वाले एग्जाम में कुछ ऐसी परिभाषाएं आई जो आपको कंफ्यूज कर गई। आपने परिभाषा, आपने उस राशि की और परिभाषा आ गई मात्रक की। आ गया फार्मूला प्रूफ करने के लिए, आपको उन्होंने ये नहीं कहा कि भैया फार्मूला प्रूफ, उन्होंने मात्रक को प्रूफ करने के लिए कहा। तो वैसे कूलाम की परिभाषा, एक कूलाम की परिभाषा क्या है उसको, अब आइए आपके सामने कूलाम, यानी आपसे हमने कहा आपको कूलाम की परिभाषा होनी चाहिए। तो कूलाम की परिभाषा में इतना लिखा है कि यदि किसी चालक से 1 एम्पियर की जो धारा है, यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की वैद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित हो, ठीक है, 1 सेकंड तक प्रवाहित हो, तो उस चालक में से गुजरने वाले आवेश की मात्रा 1 कूलाम होगी। इस परिभाषा को ही आपको इस वाले सूत्र से, जो भी सूत्र आपको बताया, Q बराबर IT से याद रखना है। अगर हम I को 1 कर देंगे, T को 1, यानी 1 एम्पियर की वैद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित हो, तो ऐसे केस में Q बराबर 1 होगा, यानी चालक से प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा 1 कूलाम होगी। इस परिभाषा को आप पूरी तरीके से यहाँ दिमाग में बसा लीजिए। तो ये आपको एक छोटी सी परिभाषा होगी, ठीक है। और आपको याद रखना है कि जब 1 कूलाम आवेश को उत्पन्न करना होता है तो 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, ठीक, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, याद रखना स्थानांतरण होता है। कितने इलेक्ट्रॉनों का भैया होता है, आपको याद रखना 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। कब होता है, जब उस चालक में 1 कूलाम का आवेश उत्पन्न करना हो तब, ठीक है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, एक आवेश के संरक्षण का सिद्धांत होता है। आवेश के संरक्षण का सिद्धांत ये होता है कि आवेश को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हो, संरक्षण का सिद्धांत, आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हो, ना तो उत्पन्न कर सकते हो, और और ना ही ना ही नष्ट कर सकते हो, ठीक। सिर्फ क्या कर सकते हो, एक रूप से दूसरे रूप में, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित कर सकते हो। अभी देखा हमने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरित करवाया, तो इलेक्ट्रॉन पे आवेशित होता है। तो कुल मिला के ये हो गया आवेश के किसका सिद्धांत, आवेश का सिद्धांत हो गया, जिसको हम कहेंगे आवेश के संरक्षण का सिद्धांत, आवेश का संरक्षण कह सकते हैं, या आवेश के संरक्षण का सिद्धांत, ठीक। एक होता है आपका आवेश के, एक हमारा ये होता है भैया, इसको मिटा लेते हैं पहले, ठीक, इसको मिटाल के फिर लिखते हैं। आगे बात ये करेंगे आवेश की क्वांटम प्रकृति। आवेश की क्वांटम प्रकृति क्या है, देखो इस प्रकृति का मतलब यह है कि जो आवेश होता है ना, तो आवेश का जब उत्पन्न किया जाता है ना, आवेश जब इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से उत्पन्न होता है, तो ऐसी स्थिति में हम ये कहेंगे कि जो आपका आवेश है, तो आवेश को उत्पन्न करने के लिए, आवेश को उत्पन्न करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉनों का जो स्थानांतरण है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण सदैव सदैव एक पूर्ण संख्या के रूप में होता है, पूर्ण संख्या के रूप में होता है, पूर्ण संख्या के रूप में, अनिश्चित विभाजन, ऐसा कह सकते हैं, अनिश्चित विभाजन में होता है, एक पूर्ण संख्या के रूप में इसका वो होता है कि, यानी कहने का मतलब, जब भी आपको आवेश उत्पन्न करना है तो इस क्वांटम प्रकृति का मतलब ये है कि एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में जब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण आप करते हैं, यानी रगड़ घर्षण से या चालन से या संवहन, जो भी विधि है, देखो इलेक्ट्रॉनों के आवेश को उत्पन्न करने की विधियां भी हैं। घर्षण से आप घर्षण करवाते हो तो एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पे कुछ आवेश चले जाते हैं। अब बात ये आ जाती है कि जब आवेश जाते हैं ना, तो ऐसी स्थिति में आवेश की संख्या क्या, आधा इलेक्ट्रॉन जा सकता है,
क्या 3/2 या 4/2 यानी 1.5 या 2.5 या 5.5, ऐसा तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण नहीं हो सकता ना। यानी जाएगा तो एक कंप्लीट नंबर पूरा का पूरा, अगर एक गया तो दो गए तो तीन गए, बस इसी को इलेक्ट्रॉन का क्या कहते हैं, इसी को हम इलेक्ट्रॉन की क्वांटम प्रकृति कहते हैं। कहने का मतलब Q हमेशा Ne के रूप में जाता है, जहां जहां n का मान 1 2 3 अप टू डॉट डॉट हो सकता है। याद रखना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, ये याद रखना। और स्थानांतरण सदैव और सदैव इलेक्ट्रॉनों का ही होता है, प्रोटॉनों का स्थानांतरण कभी भी नहीं होता है। इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में, कौन जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ये बात यहाँ तक की जितनी भी बात हमने की है भैया, ये सारी की सारी बात हमने की है आवेश की। किसकी की है, आवेश की। अभी तक जितनी भी बात की है ये सारी की सारी बात हो गई है आवेश की। आगे बात करने वाले हैं आवेश से ही जुड़ा हुआ एक बेहतरीन सा नियम, जिसका नाम है कूलाम का नियम, वैद्युत बल संबंधी कूलाम का नियम। ठीक है, इसको फटाफट नोट करते हैं और आगे आते हैं भैया कूलाम के नियम पर। अब कूलाम का नियम पढ़ते हैं। कूलाम ने, देखो क्या हुआ, एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक है जिनका नाम है कूलाम। इन्होंने क्या किया, आवेशों को, जो आवेश थे, इन्हीं आवेशों के संबंध में एक बल का प्रतिपादन किया। और उन्होंने कहा कि देखो, ऐसे सूत्र का प्रतिपादन किया। उन्होंने कहा जब दो परस्पर आवेश यानी दो आवेश परस्पर कुछ दूरी पर रखे जाएं, या वो आवेश जो है समाज सजाती हो, या फिर वो आवेश विजाती हो, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों आवेशों पर एक बल लगता है, और उस बल की जो वैल्यू होती है उसी को बताया। तो हम कूलाम के नियम में सिर्फ इतना लिखेंगे कि इस नियम के अनुसार, देखो इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, किसके नियम के अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार क्या था कि दो दो स्थिर स्थिर लिखेंगे, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल। देखो, इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल दोनों दोनों आवेशों के गुणनफल के दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन होता है, बल। जो बल है वो दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और अब ऐसे में देखो, एक आवेश हमारा यहाँ पे, हमने ये भी मान लिया कि माना, यहाँ पे लिख लेते हैं, माना दो आवेश Q1 तथा Q2 परस्पर r दूरी पर रखे हैं, r दूरी पर क्या है, रखे हैं। ठीक, तो एक हो गया आपका Q1 और एक हो गया आपका Q2, ये परस्पर r दूरी पर रखे हुए हैं। अब जब r दूरी पर रखे हुए हैं तो ऐसी स्थिति में इन पर क्या करेगा, इन पर एक बल लगेगा। नियम के अकॉर्डिंग इस बल की वैल्यू F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 और Q2 के अनुक्रमानुपाती, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा। F बराबर यहाँ पे एक कांस्टेंट K जोड़ लेते हैं, Q1 Q2 बटे r स्क्वायर, और लिखेंगे यहीं पे, जहां जहां K एक नियतांक है, K एक नियतांक है जिसका जिसका मान के बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कैपिटल के लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
और क्या लिखेंगे भैया, कैपिटल के लिखेंगे। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे, स्मॉल था वो कैपिटल है। एफ बराबर 1/4 पाई Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ठीक, और यहाँ पे हम ये भी लिखेंगे कि देखो ये जो अभी स्मॉल को हटाया, अब कैपिटल आ गया, तो सबसे पहले तो हम ये लिख लेते हैं जो कैपिटल के है इसका मान क्या है, जो कैपिटल के है ये क्या है। तो ये जो यहाँ जो कैपिटल के है, कैपिटल के जिस माध्यम में ये रखा है, माध्यम का परावैद्युतांक है, परावैद्युतांक है। उस माध्यम का संख्यात्मक मान है जिस माध्यम में ये रखा हुआ है, यानी बल का ही संख्यात्मक मान है। इसके आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी परावैद्युतांक कुछ नहीं होता। परावैद्युतांक का सिंपल सा मतलब ये है कि परावैद्युतांक आपके दिमाग कि जैसे हमने पानी में रखा आवेश को, तो वहां पे बल हो सकता है 10 न्यूटन का लग रहा हो, और हमने हवा में यानी वायु में रख दिया, बल को वायु में रखा तो हो सकता है वहां पे 5 न्यूटन का बल लग रहा हो। तो आपने देखा कि 5 न्यूटन का वायु में है, 10 न्यूटन का जल में है, तो 2 गुना ज्यादा बल लग रहा ना वहां पे। तो वो जो 2 गुना है यानी जो 2 है वो माध्यम का परावैद्युतांक कहलाएगा। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि अभी हम आगे बात करेंगे कि परावैद्युतांक क्या है। हर माध्यम का अपना अलग एक मान है जो ये बताएगा कि यहाँ पे बल कितने गुना ज्यादा लगेगा, या वो ये बताएगा कि यहाँ पे बल कितने गुना कम लगेगा। तो ये आपको पता चलेगा कि माध्यम का परावैद्युतांक है। बचा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या पढ़ते हैं इसको, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹ होता है। और इसका जो मात्रक है वो याद रखना, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। ये किसका मात्रक हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हो गया। ये इसकी वैल्यू हो गई। यहाँ पे देखो 4 पाई तो आपको पता है, एक ये जो एप्सिलॉन नॉट आया, एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये एप्सिलॉन नॉट निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता है भैया, वैद्युतशीलता है। निर्वात या वायु में ये बताएगा कि जो पावर है, इंटेंसिटी है उसकी, ये समझ सकते हो कि जो बल लग रहा है उस बल के निर्वात में रखने पर जो कांस्टेंट यूज किया जा रहा, तो ये निर्वात में बल रखने पर या वायु में रखने पर जो बल लग रहा, उस टाइम पे ये परमिबिलिटी यूज की जा रही, इसको एप्सिलॉन नॉट कह रहे हैं। इसका भी कुछ मान है। ये साइंटिस्ट जब कूलाम ने किया तो उन्होंने इसको एक स्पेशल यूज किया, कहा बल तो इतना लगेगा लेकिन ये जो हमारा है, ये जो हम बता रहे हैं ये भी आपको लिखना है साथ में। और ये क्या है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट। अब वैद्युतशीलता है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो एप्सिलॉन नॉट का जो मान है वो 8.85 10⁻⁻12, और मात्रक भैया क्या होता है, कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो बोलो ये बात यहाँ तक की पूरी तरीके समझ में आ गई कि हमने इस वीडियो में जितनी भी जानकारी आपको दी वो आपके दिमाग में पूरी तरीके से आ गई कि नहीं आ गई। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आपको इसके लिए धन्यवाद, और आपका ही फायदा होगा क्योंकि आप अगर वीडियो देखते हो तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ से सीखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, कोशिश यही है कि इस बार फोड़ेंगे और जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आपको ये दिमाग में पूरी तरीके से बसा के चलना है कि हमें उस लेवल तक जाना है जहां तक हमने सोचा भी नहीं है। बात समझ रहे हैं, जहां तक हमने सोचा भी नहीं है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो थम्स अप कर देना, और कमेंट बॉक्स में राय जरूर लिखिएगा जो आपकी बात हो। ठीक है, पूरी तरीके से बात समझ गए होंगे। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखिए। ठीक है, धन्यवाद।